मेरा नाम रोहिणी है। मैं अपने माता पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऊपर वाले ने मुझे गोरा रंग, सुनहरी आंखें, काले लंबे घने बाल और लंबा कद दिया था। लोग मेरी सुंदरता की बहुत तारीफ किया करते थे। मैं बचपन से ही इतनी सुंदर थी। जैसे जैसे जवान होती गई, सुंदरता में और ज़्यादा बढ़ावा होता गया। मेरे मम्मी पापा कहते थे कि मैं सुंदरता में अपनी दादी पर गई हूँ। मेरी दादी बहुत सुंदर थी। मेरे एक चाचा भी थे जो दूसरे शहर में रहते थे। हालांकि मेरे पापा भी बहुत सुंदर थे, लेकिन मैं हूबहू अपनी दादी की तरह थी। मेरी ज़्यादातर परवरिश मेरी दादी ने की थी। मेरे मम्मी पापा अपने बिजनेस पर ध्यान दिया करते थे और दादी घर में रहकर मेरा ख्याल रखती थी। मेरे अंदर सिर्फ एक कमी थी और वही कमी सबसे बड़ी थी। मैं इस हसीन दुनिया को देख नहीं सकती थी और ना ही अपनी सुंदरता को देख सकती थी। मेरे पापा का बिजनेस ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा था। उन्होंने मुझे स्कूल भी भेजा था। मैं महसूस करके लिख लिया करती थी, पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन हर चीज़ की जानकारी अच्छे से रखती थी। स्कूल में अच्छे नंबर से पास हुआ करती थी। मेरी टीचर भी हैरान हुआ करती थी कि मैं आंखों से देख नहीं सकती, फिर भी मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और मैं बिल्कुल साफ साफ लिखती हूँ। ये शायद मेरे अंदर टैलेंट था। मैं घर के भी सारे काम किया करती थी और मेरी दादी ने मुझे सारे काम करना सिखाए थे। जब मेरी उम्र 15 साल हुई तो दादी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स के पास कोई संतान नहीं थी। दादी के मरने के बाद उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं 6 क्लास तक पढ़ी थी, आगे नहीं पढ़ सकी क्योंकि स्कूल में मौजूद बच्चे मेरी मजाक बनाया करते थे। और अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मुझे अपनी मजाक पर शर्मिंदगी महसूस होती थी और ये रियलाइज़ होता था कि मेरी इंसल्ट हो रही है। मम्मी पापा भी इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करते थे कि मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी हूँ। कुछ गम तो मुझे दादी के जाने का भी था, क्योंकि दादी के जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी। मम्मी पापा तो ज़्यादातर अपने ऑफिस में होते थे। रात को जब घर आते तो भी अपने काम में लगे रहते। उन लोगों को भी मेरी फिक्र थी। फिर 4 साल के लिए पापा लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने अपना बिजनेस सेट कर लिया। मम्मी को वो मेरा ख्याल रखने के लिए छोड़ गए थे। उन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ से अपना बिजनेस ख़त्म कर दिया, तो मम्मी ने भी अपना सारा ध्यान मुझ पर डाल दिया था। पापा के बिना भी वो मेरा अच्छे से ख्याल रख लिया करती थी। फिर जब लंदन में उनका पूरा बिजनेस आराम से सेट हो गया, कंपनियां चालू हो गईं, तो पापा ने फैसला किया कि अब हम लोग लंदन ही चलते हैं। लंदन जाने का उनका एक मकसद ये भी था कि वो मेरी आँखों का इलाज भी करवाना चाहते थे। इंडिया में रहते हुए तो हर बड़े डॉक्टर को मेरी आंखें दिखा ली गई थीं, लेकिन हर डॉक्टर यही कहता था कि आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। अगर मेरी आंखों के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ होता, तब रोशनी गई होती, तो मेरा ट्रीटमेंट पॉसिबल था, लेकिन मैं जन्म से ही अंधी थी। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही बनाकर भेजा था, तो फिर मेरी आंखों की रोशनी कैसे आ सकती थी। वक्त गुजरता गया और हम लोग लंदन में शिफ्ट हो गए थे। पापा ने लंदन में भी वहाँ के बड़े से बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाया, लेकिन उन्होंने भी वही जवाब दिया जो बाकी डॉक्टर्स दे चुके थे। अब मेरे मम्मी पापा हिम्मत हार चुके थे। उन्होंने ये उम्मीद उठाकर रख दी थी कि उनकी बेटी की आंखों की रोशनी कभी वापस आ सकेगी। हम लोग अब लंदन में ही सेटल हो गए थे। मैं ज़्यादातर घर में रहती थी। मम्मी यहाँ भी आने के बाद पापा के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई थी और दोनों मिलकर अपनी कंपनी चला रहे थे। अब मेरी उम्र 22 साल हो गई थी। साथ ही साथ उन्हें मेरी शादी की भी बहुत फिक्र थी और काफ़ी समय से वो मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। इंडिया में भी उन्होंने कई लोगों से मेरे रिश्ते के बारे में बात की थी, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी न होने की वजह से मेरा रिश्ता कहीं भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सोचा कि जब वो लंदन चले जाएंगे तो वहीं के किसी लड़के से मेरी शादी कर देंगे, लेकिन वहाँ भी उनको ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जो मुझसे शादी कर सके। मैं फिर भी घर में रहती हूँ और महसूस करके खाना बनाती। घर में कदम गिन गिन कर चलती। मेरे मम्मी पापा ने घर में मेरे लिए नौकर भी रखे हुए थे और सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी सख्त था। हमारे घर में एक नौकरानी थी। वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वो लंदन की ही रहने वाली थी। मम्मी पापा उस पर खुलकर विश्वास किया करते थे। मेरी एक मानसी थी, मेरी मम्मी की छोटी बहन, जो इंडिया के दिल्ली शहर में रहती थी। हमारी उनसे फ़ोन पर बात होती रहती थी।
जब मम्मी पापा रात को घर आते तो हम लोग उनसे फ़ोन पर बातें किया करते थे। आंटी हमें वीडियो कॉल भी करती थी और वीडियो कॉल पर मुझे देखती। मैं तो उन्हें नहीं देख सकती थी, लेकिन उन्हें हमेशा मेरी फ़िक्र लगी रहती थी। मेरे मम्मी पापा जितने अमीर थे, मेरे पूरे ननिहाल और ददिहाल में कोई इतना अमीर नहीं था, लेकिन कभी मेरे मम्मी पापा के अंदर अपने पैसे का घमंड नहीं आया था। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, मम्मी पापा मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। आखिरकार मैं उनकी एकलौती बेटी थी। उनके भी कुछ सपने थे। वो भी चाहते थे कि वो अपने हाथों से मेरी शादी करें, मुझे विदा करें, लेकिन मेरी आंखों की मजबूरी बीच में ऐसे आ जाती थी कि मेरा कहीं रिश्ता तय ही नहीं हो पा रहा था। मम्मी चाहती थी कि मेरी शादी इंडिया में हो, क्योंकि उन्हें इंडियन लोग बहुत पसंद है। उन्हें यहाँ लंदन में रहना ज़्यादा पसंद तो नहीं था। ये यहाँ सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से रह रहे थे। मम्मी ने कई बार दीपिका मासी से कह रखा था कि रोहिणी के लिए कोई रिश्ता बताओ, उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करो। दीपिका मासी हर बार मम्मी से कहती कि मैं कोशिश में लगी हुई हूँ, जैसे ही मुझे हमारी रोहिणी के लिए अच्छा रिश्ता मिलता है, फ़ौरन ही तुम्हें बताऊंगा। वो 17 फरवरी की रात 9 बजे का टाइम था जब मम्मी पापा घर आ गए थे। मेरे साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक दीपिका मासी का फ़ोन आ गया। सब लोग उनसे बात करने में बिजी हो गए। फ़ोन हैंड फ्री पर था। दीपिका मासी से मम्मी कहने लगी कि दीपिका मैं बहुत ही परेशान हूँ, अपनी बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। मासी कहने लगी कि हाँ दीदी, मुझे पता है आप और जीजाजी रोहिणी के लिए कितना परेशान रहते हो, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए ही फ़ोन किया है। हमारे पीछे वाले मोहल्ले में एक नया परिवार रहने के लिए आया है। बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। मम्मी तो ये खुशखबरी सुनते ही खुशी से झूम उठी। पापा भी मम्मी को हैरानी से देख रहे थे। पापा ने कहा, तो तुमने बात की या नहीं उनसे हमारी रोहिणी के बारे में? तुमने उनको हमारी रोहिणी का फ़ोटो दिखाया? यकीनन उन्हें हमारी बेटी पसंद आ जाएगी। मासी कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं जीजाजी, हमारी रोहिणी तो उन्हें देखते ही पसंद आ गई है। बस वो लोग एक बार वीडियो कॉल पर रोहिणी को और देखना चाहते हैं और आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं। आप लड़की से मिल लो, लड़के के परिवार से बात कर लो और फिर वीडियो कॉल पर रोहिणी को भी उन्हें दिखा दो। फिर दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। मम्मी मुझे कमरे में ले गई और अच्छे से तैयार करने लगी। इतने पापा वीडियो कॉल पर लड़के के परिवार वालों से बात कर रहे थे। मम्मी कहने लगी कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू और ज़्यादा सुंदर लगे, तुझ में कोई कमी न रहे। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मम्मी मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, सबसे बड़ी कमी तो ये है। मम्मी कहने लगी कि तुम परवाह मत करो, ठीक हो जाएगा। मम्मी मुझे अच्छे से तैयार करके ड्राइंग रूम में ले गई और वहाँ पर उन्होंने वीडियो कॉल पर मुझे अच्छे से लड़के और उसके परिवार वालों को दिखा दिया था। लड़के को और उसके परिवार वालों से मेरे मम्मी पापा ने बात कर ली थी। मुझे देखते ही उन्होंने पसंद कर लिया था और साथ ही ये भी बता दिया था कि हमने दिल्ली में अपना मकान खरीदा है। बेटे को बहुत पढ़ाया लिखवाना, इसलिए अच्छी नौकरी करता है। बेटी की शादी अहमदाबाद में हुई है, वो साल में एक बार घर आती है। आपकी बेटी हमें पसंद आ गई। मम्मी ने उनको बता दिया था कि हमारी बेटी आंखों से देख नहीं सकती। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बहन, ये बात तो हमें दीपिका भाभी भी पहले ही बता चुकी है, मगर आपकी बेटी बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी अंग्रेजी की तरह लगती है। हमारे बेटे के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेंगी। मम्मी पापा कहीं ना कहीं लड़के को देखने के बाद परेशान थे, क्योंकि लड़के का रंग बहुत सांवला था। मगर फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर एक कमी लड़की के अंदर है तो दूसरी कमी मेरे अंदर भी तो है। इसलिए उन्होंने लड़के की रंगत को इग्नोर करते हुए मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ पक्का कर दिया। लड़के का नाम जीवन था। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। कहा हम है क्लास लोग थे, इसलिए पापा ने फैसला किया था कि हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो हमारे लिए यही है। पापा ने कहा था कि हम अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज देंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम कैश दे देते हैं। वो लोग अपनी मर्जी से इंडिया से ही सामान खरीद लेंगे। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे और शादी की तैयारियों में जुट गए थे। मेरी शादी 6 महीने के बाद होनी थी। मम्मी पापा को तो इतना टाइम नहीं था कि वो इंडिया जाकर मेरी शादी कर सके,
लड़के के परिवार वालों से मिल सके। उन्हें वीडियो कॉल पर ही लड़के का परिवार बहुत अच्छा लगा था और घर भी वीडियो कॉल पर ही दिखा दिया था। फिर दीपिका मासी, जो कि हमारी खास रिश्तेदार थीं, मेरी छोटी मासी थीं, हमें उन पर भी बहुत भरोसा था। उन्होंने जैसा कहा हम लोगों ने वैसा ही कर लिया। लड़के के परिवार वालों को पापा ने अपने खर्चे पर लंदन बुलाया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेडिंग हॉल बुक किया और शादी की सारी रस्में संपन्न करने के बाद मुझे इंडिया वापस भेज दिया था। मेरे ससुराल वाले लंदन से जाने के बाद बहुत खुश हो रहे थे। इतनी अच्छी शादी और फिर इतनी सुंदर दुल्हन को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मम्मी पापा भी खुश हुए थे कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार में जा रही है। मैं विदा होकर इंडिया के दिल्ली शहर में आ गई थी। सब कुछ वीडियो कॉल पर ही तय हुआ था। लड़के वालों को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। आखिरकार वो लंदन जाकर बहुत खुश हुए थे और फिर उनकी जो शर्तें थीं वो भी पूरी कर दी गई थीं। दरअसल शादी से पहले मेरी सास ने मेरे पापा से फ़ोन पर बात की थी और कहा था कि भाई साहब, हम आपके जैसे हैं, क्लास लोग तो नहीं हैं। हम जानते हैं कि आपने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है। हम चाहते हैं कि हमारी इकलौती बहू जैसे अपने मायके में रहती थी ऐसे ही अपनी ससुराल में भी रहे। हमारा बेटा आपके मुकाबले बहुत कम पैसे कमाता है। ये हमारी शर्त है कि आप हर महीने हमारी बहू के लिए 5 लाख की रकम भेज दिया करें। ये सब हम आपकी बेटी के लिए ही कह रहे हैं। आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी हमेशा आपके पास रही है, ऐश में रही है। अगर वो यहाँ आ गई और उसे किसी चीज़ की कमी हुई तो फिर उसका घर बिगड़ेगा। उसे यहाँ अड्जे नष्ट नहीं हुआ जाएगा और हम नहीं चाहते कि शादी के बाद आप लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़े। और हमें भी मेरे पापा के दिमाग में ये बात अच्छे से आ गई थी। पापा ने यही बेहतर समझा कि जैसा मेरी सास कह रही है उन्हें वैसा ही करना चाहिए। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि कोई उनकी अंधी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हुआ है। मेरे पापा राज़ी हो गए थे कि वो हर महीने उन्हें मेरे खर्चे के लिए 5 लाख भेज दिया करेंगे। इसी तरह मेरी शादी जीवन के साथ हो गई थी। उसके बाद मुझे अपनी ससुराल लाया गया। यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया जा रहा है। मेरी सास बहुत खुश हो रही थी और मेरी रण भी बार बार मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। एक बार तो उसने ये भी कहा कि भाभी, अगर आप अपनी आंखों से देख सकती तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे में भी आप बहुत अच्छी हो। शादी के समय भी मेरे पापा ने 20 लाख दहेज की रकम के तौर पर मेरी सास के हाथ में दिए थे। अभी तो मेरे ससुराल वालों ने उन रकम के पैसों से भी कोई चीज़ नहीं खरीदी थी। उनका कहना था कि अगले हफ्ते से बहू के लिए नया फर्नीचर मंगवाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदेंगे। अभी हम लोग शादी और लंदन जाने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए हैं। जिस बात पर मासी को भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था। जिस दिन मुझे दुल्हन बनाकर मेरी ससुराल लाया गया, उस दिन मासी मेरे साथ मौजूद थी और जब मुझे दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में भेज दिया गया था तब मासी अपने घर को चली गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि रोहिणी, अपना बहुत ख्याल रखना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं यहाँ आती जाती रहूँगी। अभी मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी अपने पति के आने का इंतज़ार ही कर रही थी जब अचानक मुझे दरवाजे पर किसी के आने की आहट महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद जीवन आए होंगे। मैं सिमट कर बैठ गई, लेकिन जब बराबर में मेरी सास और ननद आकर बैठी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो पता चला कि जीवन नहीं बल्कि उनकी मम्मी कमरे में आई है। उन्होंने मेरे हाथ पर नरमी से अपना हाथ रख दिया और ये कहने लगी कि बहू, तुम्हारे पापा ने जो दहेज के पैसे दिए हैं वो मेरे पास है। मैं चाहती हूँ कि उन पैसों को तुम पर ही खर्च करूँ। देखो, हम लालची लोग नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता के पैसों से हम अपना फ़ायदा करें। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, अब ये पैसे आपके हैं, आप जैसे चाहें इन्हें खर्च करें। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुमसे ऐसे ही शब्दों की उम्मीद थी। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे कमरे में भी कुछ नया नहीं है। जीवन का फर्नीचर भी पुराना हो गया। दुल्हन के कमरे में तो नया नया सामान अच्छा लगता है। इस पुराने सामान को निकालकर कबाड़ी वाले को दे देंगे और तुम्हारे लिए नया फर्नीचर खरीदेंगे। बेटा, हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारे पापा से दहेज की रकम मांगे, लेकिन क्या करें। हमारे बेटे की अच्छी खासी नौकरी थी। पता नहीं किसकी नज़र खा गई, मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा अपने बिजनेस की तरफ से, और फिर हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाने जा रहे थे, इसलिए मजबूरन तुम्हारे पिता से रकम के लिए कहना पड़ा। मैंने कहा, आंटी,
आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो सही है, कल से ही हम तुम्हारे फर्नीचर की शॉपिंग शुरू कर देंगे। मोहल्ले के लोगों ने अगर ये फर्नीचर देख लिया तो कहेंगे कि बहू लंदन से क्या लाई है। मेरे पापा ने कुछ पैसे मुझे भी दिए थे, मैंने वो भी अपनी सास को दे दिए और कहा कि मम्मी जी ये पैसे भी आप अपने पास रख लीजिए। मुझे उनके शब्दों से इतनी मिठास लगी थी कि मैंने उनको हर तरह से अपना मान लिया था, मगर मैं ये भूल गई थी कि मैं आंखों से देख नहीं सकती, मैं सिर्फ सब कुछ सुन सुनकर ही अच्छा अच्छा महसूस कर रही हूँ। असल हकीकत तो रोशनी में थी। पैसे देखकर मेरी सास की आंखें फैल गई थीं और मुझे लगता था कि वो मेरे साथ हमदर्दी जाता रही है। उन्होंने कहा कि बेटा, आज रात तो तुम इसी कमरे में गुजार लो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें बेहतरीन फर्नीचर वाले कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। जो भी तुम्हारा कमरा देखेगा देखता ही रह जाएगा। आखिरकार यहाँ मेरी बहू को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खामोश रही और अपनी सास की बात पर मुस्कुराती रही। मेरी सास ने मुझे ठीक से बैठने के लिए कहा था और फिर वो मेरे कमरे से चली गई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा फिर से खुला और जीवन कमरे के अंदर दाखिल हुए। मुझे देखते ही उनकी नज़रें मुझ पर टिक गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन जैसे सांवली रंगत वाले इंसान को इतनी गोरी चिट्ठी और सुंदर लड़की मिल गई। उनका रंग बहुत ही सांवला था, इसलिए मुझे देखकर कुछ देर के लिए वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और वो मुझे देखते रह गए। फिर मेरे करीब बैठे और मेरा गोरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो अपने दिल में ये भी सोचने लगे कि अगर रोहिणी अंधी नहीं होती तो उन्हें देखकर मुस्कुरा नहीं रही होती, बल्कि इस रिश्ते से इनकार कर देती। ये उनकी सोच थी, मगर मेरी आंखें होती तो पता नहीं मैं क्या सोचती और क्या करती। ऐसा वो इसलिए सोच रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थे। उनका रंग बहुत काला था, आगे के 2 दांत भी निकले हुए थे, बात करते हुए बाहर आ जाते थे, आंखें भी बहुत छोटी छोटी थीं, हाइट भी नॉर्मल थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति कैसा है। मेरी जिंदगी में तो वैसे भी अंधेरा था, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला इंसान कैसा है और कैसा नहीं। मैं तो हर किसी को सिर्फ अपने दिल की आंखों से देखा करती थी। इंसान की सीरत को ही परखा जा सकता है, उसके बर्ताव को देखकर ही उससे मोहब्बत की जाती। चेहरा देखना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। मेरे पति मेरे बराबर में बैठकर प्यार भरी बातें करने लगे। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लेकर आया हूँ। सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन और पेंडेंट। उन्होंने मुझे अपने हाथों से अंगूठी और चेन पेंडेंट पहनाया था। उन्होंने कहा कि सब कुछ मैंने अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हारे लिए बनवाया है, बहुत ही महंगा है। मैं खुश हुई थी कि चलो, शादी की पहली रात ही अपने पति के साथ बहुत सुहानी और अच्छी गुजरी। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या थी ये मैं नहीं जानती थी। शादी की पहली रात तो खुशी खुशी गुजर चुकी थी। सुबह सुबह मेरे पति उठकर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आ गए थे तो उनकी मम्मी हमारे लिए नाश्ता बना रही थी। सुबह सवेरे मेरा पति घर से निकल जाता और कहता कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और फिर रात को ही घर वापस आता था। 1-2 दिन गुजरने के बाद मेरी सास ने कहा कि बहू, एक रात के लिए तुम मेरे कमरे में सो जाओ ताकि तुम्हारे कमरे में शानदार फर्नीचर लाकर रखा जा सके। मैं कल ही जाकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फर्नीचर पसंद करके आ गई हूँ और घर का सारा सामान भी ले आई हूँ। तुम्हारी ज़रूरत का भी सारा सामान मैंने ले लिया है। मेरी बहू को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे कमरे की सेटिंग हो जाएगी तो फिर तुम आराम से अपने कमरे में रहना। मैंने नरमी से कहा कि मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे मैं आपके कमरे में सो जाऊंगी। उन्होंने झिझकते हुए कहा कि बेटा, जो तुम्हारे पापा ने पैसे दिए थे वो सारे पैसे तो खत्म हो गए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ पुरानी हो। नई नवेली दुल्हन पर नया नया सामान ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए नई लाना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा ने तो सिर्फ 20 लाख दिए थे बेटा, और तुम तो जानती हो कि इतनी महंगाई के दौर में 20 लाख मामूली सी रकम है। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई थी और मन ही मन सोचने लगी कि 20 लाख की रकम तो अच्छी खासी ज़्यादा होती है। पता नहीं मेरी सास ऐसा भी कौन सा सामान मेरे लिए लेकर आई थी जो कि इतना महंगा था और सारे पैसे खत्म हो गए थे। वो पूरी रात मैंने अपनी सास के साथ उनके कमरे में गुजारी थी। अगली सुबह मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारा कमरा सेट हो गया, चलो अपने कमरे में जाओ। वो मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और मुझे बेड पर बैठा दिया गया।
मुझे बेड पर बैठने के बाद महसूस हो रहा था कि बेड नया है। गद्दी भी बदले बदले से महसूस हो रहे थे। अब मैं अपने ही कमरे में कदम गिन गिन कर चलने लगी थी ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि कितने कदम पर अलमारी आती है, कितने कदम पर बेड आता है और कितने कदम पर दरवाज़ा आता है और कितने कदम पर बाथरूम आता है। मैंने हर चीज़ की पहचान कदम गिन गिन कर लगा ली थी। फिर आंगन में पहुंचने के बाद मैंने कदम गिन गिन कर ये भी पहचान लगा ली थी कि कितने कदम चलने पर छत की सीढ़ियों आ जाती है और कितने कदम चलने पर घर के बाहर का दरवाज़ा आ जाता है और कितने कदम चलने पर मेरी सांस का कमरा और किचन आ जाता है। ये सारा अंदाज़ा मैंने एक ही दिन में लगा लिया था। फिर कमरे से बाहर निकलकर और अपनी सांस से पूछ पूछ कर मैं किचन तक भी चली गई थी। यहाँ पर मुझे सब कुछ सही महसूस हो रहा था, अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मेरी शादी को 5 दिन गुजर गए और आपने अभी तक मुझसे कोई भी काम नहीं करवाया। आज मैं खाना बना लूँगी। मेरी सास कहने लगी कि अरे बेटा, तुम्हें कुछ बनाना भी आता है। तुम्हारे घर में तो नौकर खाना बनाते होंगे और फिर तुम भला खाना कैसे बना सकती हो? जो ठीक से देख नहीं सकती वो खाना कैसे बना सकती है? मैंने कहा, मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। हमारे घर में जो मेड थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मुझे वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक है। वो मुझे किचन में ले जाती थी, पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया करती थी और मिर्च मसाले मुझे निकाल कर दे दिया करती थी। तेल भी बर्तन में डाल दिया करती थी। बाकी मैं खुद महसूस कर करके सब्जी काट लिया करती थी और खाना भी अपने हाथ से बना लिया करती थी। आप भी मुझे नमक मिर्च मसाले निकाल कर दे दो और सब्जी भी मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही काट लूँगी। अंदाजे से चूल्हे के पास खड़े होकर खाना भी बना लूँगी, लेकिन आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी यहाँ पर नई नई हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, जिसके लिए आपको मुझे गाइड करना होगा। मेरी सास कहने लगी कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेरी सास ने धीरे धीरे मुझे सब कुछ बता दिया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। वो मुझे मिर्च मसाले निकाल कर दे दिया करती थी, चूल्हे पर बर्तन भी चढ़ा दिया करती थी और उसमें अपने हिसाब से घी तेल भी डाल देती थी। फिर बाकी का सारा सामान मैं खुद देख लिया करती। मेरे हाथ का बना हुआ खाना जब सब लोगों ने खाया तो बहुत तारीफ की। मेरी सास कहने लगी कि मुझे यकीन ही नहीं होता ये खाना तुमने बनाया है, एक ऐसे इंसान ने जो देख नहीं सकती। मेरे पति ने भी खाने की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि मम्मी ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनाती, आइंदा से घर में खाना तुम ही बनाया करो। मैं उनकी तारीफ पर खुश हो गई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला था ये मैं नहीं जानती थी। शुरू के 10 दिनों तक तो मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्हें पत्नी जो बेहद सुंदर मिल गई थी और फिर पैसे वाली भी थी। लेकिन जैसे ही 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजरा तो मेरे पति ने मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। वो कहने लगे कि हमारी शादी को 1 महीना 4 दिन हो गए और अभी तक तुम्हारे पापा ने तुम्हारे खर्चे के पैसे नहीं भेजे। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरान भी हुई थी कि मुझे तो इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए था। जिस दिन से मैं इस घर में आई थी मैंने कुछ नहीं मांगा था, तो फिर मेरे खर्चे के पैसे किस बात के? मैं खामोश रही। मेरे पति बोलते रहे, कहने लगे कि बड़ी मुश्किल होती है घर के खर्च चलाने में और मैं घर में कमाने वाला भी अकेला ही हूँ। इस घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते। तुम्हारे पापा को तो ये सारी बातें पहले ही बताई गई थीं, तो फिर उन्होंने इतना समय क्यों लगा दिया? पैसे भेजने में मैंने जीवन से पूछा, जीवन आप क्या काम करते हैं? मैंने ये तो सुना है कि आप जॉब करते हैं, लेकिन कहाँ और किस चीज़ की, मतलब किस कंपनी में, किस चीज़ की कंपनी है? वो जीवन का गुस्सा मैंने उस दिन पहली बार देखा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? तुम आखिर ये सवाल पूछने वाली होती कौन हो? तुम्हें क्या मतलब कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता? बस अपने पापा से पैसे मंगवाओ, क्योंकि ये सब शादी की शर्त में शामिल था। उन्होंने उस दिन मुझसे काफ़ी गुस्से में बात की थी। उनके ऐसे गुस्से से मैंने रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। मैं इस तरह के वर्ड्स और बिहेवियर की आंधी नहीं थी, इसलिए घबरा गई और आंखों में आंसू आ गए। जीवन के कमरे से निकलने के बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि पापा, दूसरे महीने का चौथा दिन आ गया और आपने अभी तक यहाँ पैसे नहीं भेजे। आपने तो शादी से पहले कहा था कि आप हर महीने 5 लाख की रकम भेजा करोगे। जीवन मुझसे पैसों का कह रहे थे। पापा मेरी बात सुनकर कहने लगे कि अच्छा बेटा, तुम टेंशन मत लो,
मैं आज ही पैसे तुम्हारी मासी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। वो तुम्हें पैसे भी दे जाएंगी और मिलने भी आ जाएंगी। फिर यही हुआ था। अगले दिन दीपिका मासी मेरे ससुराल आई और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करने लगीं और मुझे पैसे भी दे दिए। दीपिका मासी ने कहा कि अरे रोहिणी बेटा, मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहती हूँ, जरा मुझे अपने कमरे में तो लेकर चलो, आखिर देखूं तो सही इन लोगों ने दहेज के पैसों से कैसा तुम्हारा कमरा सजाया है। लेकिन मेरी सास ने उन्हें कमरे में जाने ही नहीं दिया और बहाने करने लगी। मैं उनके बहाने समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों वो उन्हें कमरे में जाने नहीं दे रही थी। उन्होंने मासी से कहा कि अभी आप रोहिणी के कमरे में नहीं जा सकती, वहां जीवन सो रहा है, और वैसे भी जीवन जब सोता है तो उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसने कमरा भी अंदर से बंद किया हुआ है। मैं कुछ नहीं बोली, खामोश खड़ी रही। मैं जानती थी कि मेरी सास झूठ बोल रही है। जीवन तो सुबह सवेरे ही घर से निकल जाते थे और अभी भी घर में मौजूद नहीं थे। मासी ने कहा कि भाभी जी, इस दौरान मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मेरा घर से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया। अभी भी मैं समय निकाल कर आई हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँ, सोचा कि आई हूँ तो रोहिणी का कमरा ही देखती चलूँ, देखूँ कि आपने कैसा फर्नीचर मंगवाया है। मेरी सास कहने लगी कि अब क्या करूँ बहन, बेटा कमरे में है, उसकी नींद खराब करके तो आपको उसके कमरे में नहीं ले जा सकती ना। और अगर उसे मामूली सी नींद आ रही होती तो मैं उसे जगाकर दरवाज़ा खुलवाकर आपको कमरा दिखा भी देती, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, वो अभी अभी सोया है। दीपिका मासी कहने लगी कि अरे नहीं नहीं बहन, जीवन को मत जगाओ, मैं फिर कभी आकर देख जाऊंगी। उसके बाद दीपिका मासी चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गई। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा था कि रोहिणी, मुझे कहीं पर भी नया फ्रिज या कोई नए बर्तन नज़र नहीं आ रहे। तुम्हारी सास ने सच में दहेज का सामान मंगवाया भी है या फिर झूठ बोल रही है। मैं अभी दीपिका मासी से कुछ कहती तभी मेरी सास वहाँ आ गई। उसके बाद उन्होंने हम दोनों को अकेला ही नहीं छोड़ा। जब मैं मासी से कोई बात कर पाती या फिर मासी मुझसे, लेकिन जाने से पहले दीपिका मासी ने मेरी सास से कह ही दिया था कि बहन, मुझे तो कहीं भी नया सामान नज़र नहीं आ रहा। मेरी सास कहने लगी कि हाँ, अभी हमने नया सामान नहीं खरीदा है, 1-2 दिन में खरीदेंगे, क्योंकि इसके पापा ने जितने पैसे भेजे थे उन सब का हमने फर्नीचर मंगवा लिया। फर्नीचर ही काफ़ी महंगा आया है, बाकी का सामान अब हम इन पैसों से मांगा लेंगे। आखिरकार उनकी बेटी के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। वैसे तो हमारा बेटा कमा ही रहा है, लेकिन ये सब कुछ भी तो बहू का ही है। उन्होंने इस तरह कहकर बात को बदल दिया था। दीपिका मासी को मेरी सास का बिहेवियर बड़ा अजीब सा लग रहा था। मासी तो वापस चली गई थी, लेकिन जो पैसे मुझे मेरे पापा ने भेजे थे वो मासी के जाने के फौरन बाद ही मेरी सास ने मेरे हाथ से छीन लिए। कहने लगी कि धरदयांधी, तू आखिर पैसों का क्या करेगी? तुझे क्या पता पैसे कैसे होते हैं? उनका ऐसा बिहेवियर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैं जो अभी तक उन्हें बहुत अच्छा समझती थी, वो तो बड़ी ही चालाक औरत निकली। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो अब जल्दी से किचन में जाओ और खाना बनाओ। मैं खामोशी से चलती हुई किचन में आ गई थी। शाम के समय मेरी नन, जो दिल्ली आई हुई थी और अपने पति और बच्चों के साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने के लिए गई हुई थी, वो अब वापस मेरी ससुराल आ गई। मेरी ननद के बच्चे बड़े ही बदतमीज़ थे। सारा दिन पूरे घर में हल्ला गुल्ला मचाते रहते थे। मेरी नंद अपनी माँ के साथ बैठी रहती थी और उसके बच्चे मुझे परेशान करते रहते। वो लोग अब घर का कोई काम नहीं करती थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे थे। मेरी नंद तो अपने बच्चों को ना रोकती ना ठोकती। उसके बच्चों ने जब देखा कि उनकी मामी अंधी है तो वो मुझे अंधी अंधी कहकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे अपनी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि कभी इस तरह से किसी ने भी मेरी मजाक नहीं बनाई थी और ना ही मेरे माता पिता ने बनवाने दी थी। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे जब नंद के बच्चे शोर मचा मचाकर मुझे अंधी कहते थे। मैंने एक दिन उन बच्चों की शिकायत जीवन से कर दी और कहा कि आपके भांजे बहुत ही बदतमीज़ हैं, मेरे साथ बहुत ही बदतमीज़ी करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। कभी मुझे किचन में धक्का देकर भाग जाते हैं तो कभी मेरे कमरे में जाकर सारा सामान इधर उधर कर देते हैं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। किचन के दरवाजे पर सरसों का तेल डाल दिया। जब मैं किचन से बाहर निकली तो मेरा पैर फिसला और मेन गिर गई। तब से ही मेरी कमर में दर्द हो रहा है। जीवन कहने लगे तो क्या हो गया?
बच्चे अगर हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दूं? वो वैसे भी अहमदाबाद में रहती है, मेरी शादी की खुशी में यहाँ पर आई हुई है। अब यहाँ से जाएगी तो 1-2 साल के बाद ही वापस आएगी। देखो, मैं ना तो उसके बच्चों को कुछ कह सकता हूँ और ना ही अपनी बहन को। जीवन की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि इस तरह तो वो बच्चे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो कहने लगा कि तुम अंधी पैदा हुई हो, अब तुम ही अंधी हो तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है? तुम सही सलामत होती तो बच्चे तुम्हारी मजाक बनाते ही नहीं। तुम क्यों मुझे अपनी बेवकूफ़ वाली बातें बार बार सुनाती रहती हो? इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मैं अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी कि कभी मैं अपने मम्मी पापा के घर पर कितने सुकून और शांति में रहा करती थी। सब लोग मुझसे कितना प्यार करते थे और एक ये घर है जहाँ किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पति को भी नहीं, जिसकी वजह से मैं इस घर में आई हूँ। मैं अपने आंसू पीकर रह गई थी। एक दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, लेकिन मेरी न तो मेरे पति को कोई परवाह थी और ना ही मेरी सास को। मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ रही थी। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और ना ही मेरे शरीर में इतनी ताकत थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। यहाँ तक कि मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था और दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। दवाई देना तो दूर की बात थी। रात को जब जीवन कमरे में आए तो मैं बुखार में जल रही थी, मेरी सिसकियां निकल रही थीं। मुझे आहट हुई कि जीवन कमरे में आए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि जीवन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। वो कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? मैंने हैरान होकर कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो पापा ने आपको 5 लाख भेजे थे, आपने उन पैसों का क्या किया? आप मुझे उन पैसों में से ही पैसे निकालकर डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। मुझे तो किसी ने ना तो नाश्ता दिया है और ना ही खाना। जीवन कहने लगी, तो मैं क्या करूं? एक तो मेरे घर वालों ने अंधी लड़की को मेरे साथ बांध दिया। वो झुंझलाते हुए और बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, जाकर अपनी बहू को देख लो, उसे बहुत तेज बुखार है। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हें लेकर जाओ, पत्नी तुम्हारी है। तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, जब इसके पिता के भेजे हुए पैसे अपने अकाउंट में रखती हो तो इसका इलाज भी खुद ही करवाओ, इसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर मत डालो। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गए थे और मैं उनकी बातें कमरे में लेटे हुए सुन रही थी। तड़प तड़प कर रो रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सास गुस्से में मेरे कमरे में आई और वो कहने लगी कि हमें क्या पता कि तुम कमरे के अंदर बीमार पड़ी हुई हो। महारानी बाहर आकर बात भी तो कर सकती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। मैंने कहा, मम्मी जी, मुझसे उठकर बैठा भी नहीं जा रहा, मैं बाहर कैसे आती? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख भी लगी है। वो भी बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गई और कहने लगी कि अब इस महारानी का ख्याल भी रखना पड़ेगा। रुक, लेकर आती हूँ नाश्ता तेरे लिए। थोड़ी देर के बाद वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ ये खुशखबरी भी दी थी और कहा कि आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर मेरी सास को तो कोई खुशी नहीं हुई थी, लेकिन मैं फूले नहीं समा रही थी कि मेरे पेट के अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। खुशखबरी सुनते ही मेरी सास ने कहा कि डॉक्टर साहब, हमें बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरी बहू का बच्चा खत्म कर दो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और रोने लगी। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो गुस्सा करते हुए बोली, अरे, एक तो तू अंधी हमारे पीछे पड़ गई है, अब तू क्या चाहती है कि तेरा होने वाला बच्चा भी हम अपने सर पर डाल ले? वो भी तो अंधा ही होगा ना। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे बच्चे को ख़त्म करवा दिया। मैं रोते धोते घर पर आई थी और घर आकर बिस्तर पर बेहाल होकर लेट गई। एक तो मेरा शरीर बुखार में जल रहा था, दूसरा मेरा अबॉर्शन होने की वजह से मेरी हालत और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मेरी सास ने रात को ही मुझे दूध के साथ ढेर सारी दवाइयाँ खिलाई और कहने लगी कि चलो उठो महारानी और खाना बनाओ। पता नहीं है क्या कि घर में मेहमान आए हुए हैं। मेरी बेटी साल में एक बार अपने मायके आती है और तुम्हारे तो यहाँ ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। चलो जल्दी से उठो और किचन में जाकर खाना बनाओ। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा, मम्मी जी, आपको मेरी कंडीशन नज़र नहीं आती? एक तो आपने ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया, ऊपर से मेरा शरीर बुखार से जल रहा है
और काम करने के लिए भी कह रही है। मेरी सास कहने लगी कि बस बस, बहुत हो गए तेरे नाटक। वो मुझे ज़बरदस्ती खचेड़ते हुए ले गई और किचन में ले जाकर खड़ा कर दिया। कहने लगी कि पकाओ खाना। चूल्हा जलाकर पतीला चूल्हे पर रख दिया। मैं रोते हुए खाना बनाने लगी। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। मन कर रहा था कि किसी भी तरह उनके पास चली जाऊं या उनको यहाँ पर बुला लूं। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं था। मैं ये सब सोचते हुए और रोते रोते खाना भी बना रही थी और साथ ही साथ रोगियों भी मैं रोटी बना रही थी। जब पीछे से आकर मेरी नंद के बच्चों ने मुझे धक्का दिया, मैं झटका खाकर आगे की तरफ को हुई तो अपने आप को रोकने के लिए मैंने हाथों का सहारा लगाया। मेरे दोनों हाथ गर्म गर्म तवे पर जा लगे थे। गर्म गर्म तवे पर हाथ लगने से मैं बिलबिला उठी, चीखने चिल्लाने लगी। मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही थी जब मेरी सास और नंद किचन में पहुंची। मेरे हाथ काफ़ी हद तक जल चुके थे। मेरे नंद के बच्चे हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। कह रहे थे कि हमने अंधी को जला दिया। मेरी नंद ने अपने बच्चों से सिर्फ इतना कहा कि चलो भागो यहाँ से, तुम लोग बहुत शरारती हो, बहुत शरारत करते हो। उसने बात को इस तरह से कहा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इधर मैं थी जिस पर बहुत तकलीफ थी, मैं रोई जा रही थी। मेरी नंद ने मेरे हाथों पर नारियल का तेल लगा दिया। कहने लगी कि तुम्हारे हाथ इतने भी नहीं जले जो तुम्हारा रोना ही बंद नहीं हो रहा। मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, ऊपर से मेरे साथ ये सब भी हो गया था। मैं कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी थी। रात को जब जीवन घर आए और अपनी माँ से खाना मांगने लगे तो उनकी माँ ने कहा कि खाने में तो कुछ नहीं बना है, जाओ और बाजार से खाना लेकर आओ। तुम्हारी पत्नी के नाटक ही खत्म नहीं होते, उसको तो घर के काम ना करने के नए नए बहाने चाहिए होते हैं। अपने हाथ जलाकर बैठ गई है और इल्ज़ाम बच्चों पर लगा रही है कि धक्का दे दिया है। अरे बच्चे तो शरारत करते ही हैं, इसे खुद अपना ध्यान रखना चाहिए था। बच्चों ने हल्का सा धक्का क्या दे दिया, खुद ने अपने हाथ गर्म गर्म तवे पर टेक दिए और इल्ज़ाम लगा दिया कि बच्चों ने मुझे जला दिया। अब उसमें इतनी अक्ल समझ तो होनी चाहिए ना कि तवे पर हाथ कौन रखता है, तवे पर हाथ रखने से तो हाथ जल ही जाएंगे। ये सुनकर जीवन ने अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज तो ऐसे किया था जैसे उसे अपनी माँ की बात पल्ले ही न पड़ी हो। वो बाजार से जाकर रोटी ले आया था। खाना तो मैं बना ही चुकी थी। बाहर इन सब लोगों ने मिलकर खाना खा लिया था और मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं थी। मेरे हाथों पर नारियल का तेल लगा हुआ था जिसमें बहुत जलन हो रही थी और मैं रोते रोते उस पर फूंक मारकर अपनी जलन कम करने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, इसलिए मैं चलते चलते बाहर तक आई और कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगी कि कोई मुझे भी खाना खिला दो, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। किसी को मेरी परवाह नहीं थी। मेरे कहने के बावजूद भी किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं वापस बिस्तर पर बैठकर रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब जीवन कमरे में आए तो मुझे रोते हुए देखकर कहने लगे कि चलो अब तुम्हारा नाटक फिर से शुरू हो गया। मैंने अपने दोनों हाथ जीवन को दिखाया और कहा कि मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है, मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकती, प्लीज़ मुझे खाना खिला दीजिए, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। मैं सुबह से भूखी हूँ, प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए, मुझे कुछ खिला दो। मुझे नहीं लगता था कि जीवन को मुझ पर तरस आएगा, लेकिन पता नहीं कैसे उसे मुझ पर तरस आ गया और वो कहने लगे कि अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो किचन से मेरे लिए खाना निकालने चले गए और वापस आकर निवाला बनाकर मेरे मुंह में घुसाने के अंदाज में मुझे खिलाने लगे। मैं उन्हें बताने लगी कि मैं प्रेग्नेंट थी, हम दोनों माता पिता बनने वाले थे, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने ज़बरदस्ती आज मेरा अबॉर्शन करवा दिया। मेरी बात सुनकर जीवन कहने लगे, चलो ये काम तो मम्मी ने अच्छा किया, वैसे भी मैं अभी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। फिर कहने लगी कि दूसरा महीना भी होने वाला है, तुम्हारी मासी अगर तुम्हारे पिता के दिए हुए पैसे लेकर आई तो उन पैसों को मेरी माँ के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे तुम मुझे देना। माँ तो सारे पैसे पर नाक बनकर बैठ गई है, तुम वो पैसे मुझे दोगी तो मैं तुम्हारे खाने पीने का भी ख्याल रखा करूँगा। अगली बार जब दीपिका मासी पैसे लेकर आई तो वो पैसे मुझसे जीवन ने छीन लिए थे और एक ही दिन में अपने दोस्तों के साथ सारे पैसे उड़ा दिए। मुझे इस घर में रहते हुए अब 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए थे, इसलिए धीरे धीरे इन लोगों की सारी सच्चाई मेरे सामने खुलकर आ गई थी। मेरे पति ने जब सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ अय्याशी और जुए में उड़ा दिए तब मुझे पता चला कि वो एक बिगड़ा हुआ इंसान है। वो कोई नौकरी नहीं करते,
बल्कि निकम्मा और अवाना लड़का था, जिसकी हरकतों के बारे में मोहल्ले के लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे। उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। एक बार दीपिका मासी ने मेरी सास से मेरे बारे में जिक्र किया तो उन्होंने अपने बेटे के रिश्ते के लिए कह दिया। सोचा कि यहाँ की लड़की तो कोई देगा नहीं, इसलिए लंदन से आने वाली लड़की ही सही। फिर उसका पिता अमीर भी है, लड़की सुंदर भी है। इन लोगों ने चालाकी के साथ मुझे अपने घर की बहू बनाया। मैं जब उनके घर में आ गई तो मेरी सास बार बार कहती रही कि कमरे में तुम्हारे लिए अच्छा फर्नीचर डलवाएंगे, लेकिन मेरे कमरे में तो कोई ढंग का फर्नीचर नहीं था। मेरा कमरा वैसा का वैसा ही था, बल्कि मेरे कमरे में एक टूटी फूटी चारपाई डाल रखी थी। थोड़ा सा सामान इधर उधर कर दिया था ताकि जिससे मुझे लगे कि कमरे में नया फर्नीचर है। ये लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे। यहाँ तक कि शादी की पहली रात भी इन्होंने मेरे अंधेपन का खूब फ़ायदा उठाया। मेरा पति, जिसने मुझे मुंह दिखाए में सोने की अंगूठी नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल अंगूठी दी थी और सोने की चैन और पेंडेंट नहीं पहनाया था, वो भी आर्टिफिशियल ही था। मेरे पिताजी जो पैसे भेजा करते थे वो सारे पैसे मेरी सास अपने पास रख लेती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनका बेटा आवारा और निकम्मा है। सारी रकम अगर उसके हाथ में आ गई तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो उड़ा देगा। इसलिए वो सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा दिया करती थी। अपने बेटे को सिर्फ 5 या 10 हज़ार रुपये खर्च के लिए दिया करती थी। जीवन बात बात पर अपनी माँ से झगड़ा करता था कि मेरे पल्ले कैसी अंधी लड़की बांध दी है और पैसे भी अपने पास रखती हो। जब सारी सच्चाई मुझे पता चली तो रोने के अलावा और प्रार्थना करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं मासी से भी कैसे मिलती, कैसे इन लोगों की हकीकत उन्हें बताती। मैं तो अभी यहाँ तक इस घर के बाहर भी नहीं निकली थी। उस दिन मुझे पहली बार अपने अंधे होने पर अफसोस हुआ था और खुद से नफरत महसूस होने लगी थी। अगर मैं अंधी नहीं होती तो शायद ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे माता पिता ने कितने अरमानों के साथ मेरी इस इंसान के साथ शादी की थी और ये लोग मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे थे। इस घर में मेरा एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। मैं सिर्फ सब्र करती, रोती रहती, किसी से कोई बदतमीज़ी न करती। बदतमीज़ी करना तो मुझसे आता ही नहीं था। मैंने कभी किसी को पलटकर जवाब भी नहीं दिया था। शायद अब ऊपर वाला मेरी सारी प्रार्थनाओं को कबूल करने वाला था। एक दिन मेरी नंद की बच्ची मुझे डंडे से मार रहे थे और मैं एक तरफ खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। अभी तक मेरे हाथों का जख्म भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मुझे फिर से खाना बनाने पर लगा दिया गया था। बच्चों से कितना ही अपना बचाव कर रही थी, लेकिन खुद को इनसे नहीं बचा पा रही थी। मैं बार बार रोते रोते इनसे कह रही थी कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो बच्चे तो मेरी एक ना सुन रहे थे। घर में सब लोग मौजूद थे, कोई मुझे नहीं बचा रहा था। वो जैसा चाहे मेरे साथ बदतमीज़ी करते रहते। मैं तो रो रो कर सिर्फ यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, अगर मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है तो ज़िंदा रहने से अच्छा है कि मुझे मौत दे दे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मुझे नहीं पता था कि दरवाज़ा खुलने पर दरवाजे के अंदर कौन आया है। बच्चे अभी भी मुझे मार रहे थे। अचानक मुझे आवाज़ आई जैसे कोई बच्चों को डांट रहा है, और ये डांट की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की थी। मैंने फ़ौरन आवाज़ निकाली, पापा जी। दूसरी तरफ मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। मम्मी कहने लगी कि मेरी बच्ची ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। दरअसल जब किसी ने दरवाज़ा खोला तो मेरे मम्मी पापा ने देखा कि मैं सिमटी हुई एक तरफ खड़ी थी और मेरी नंद के बच्चे मुझे डंडे से मार रहे थे। मेरे पापा ने जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने उन बच्चों की एक एक थप्पड़ लगाया और उन्हें डांट कर मुझसे दूर किया। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया। पापा ने घर को चारों तरफ से देखा। मेरी सास ने कई बार मेरे पापा को फ़ोन पर बताया था कि आपके भेजे हुए पैसों से हमने घर में नया फर्नीचर खरीदा है, घर की रिपेयरिंग करवाई है, घर का सामान खरीदा है। ये सब कुछ आपकी बेटी के लिए है। लेकिन ना तो यहाँ पर घर की रिपेयरिंग हो रखी थी और ना ही घर में कोई नया सामान नज़र आ रहा था। वो तो मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे। जब उन्होंने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो वो हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के साथ यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा को तो सिर्फ इतना ही बताया गया था कि लड़का सांवला है, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बच्चे मुझे मार रहे थे और बाकी सब मेरा तमाशा देख रहे थे। ये सब कुछ जब मेरे मम्मी पापा ने अपनी आंखों से देखा
तो वो आग बबूला हो गए। जैसे ही सबकी नज़र मेरे मम्मी पापा पर पड़ी तो सब लोग हैरानी से खड़े हो गए और उनके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। मेरे पापा ने उस समय उन बच्चों के एक एक थप्पड़ लगाया था। मैं अपने मम्मी पापा के वहाँ आ जाने से फूट फूट कर रोने लगी। उनके आ जाने से मुझे एक सुकून सा मिला था। मम्मी ने जब मेरे जले हुए हाथ देखे तो अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्होंने कहा कि बेटा, इससे तो हम तुम्हें अपने पास ही रख लेते। हमें नहीं पता था कि यहाँ तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मम्मी पापा ने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया और फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। जीवन, उनकी मम्मी बहन सब लोग बहुत डर गए थे। वो लोग मेरे मम्मी पापा से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मेरे पापा ने पुलिस को बुलाकर उनको पूरी बात बता दी। पुलिस वालों ने मेरे ससुराल वालों को अरेस्ट कर लिया। मेरे भी बयान लिए गए थे। मेरी सास कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन जब 2-3 डंडे पड़े तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि अब तक वो बहू के साथ क्या क्या करती आई हैं, और फिर उन्होंने मेरे पापा के भेजे गए सारे पैसे भी लौटाने को कहा। जेल में जीवन की भी खूब पिटाई की गई। मेरे पापा ने जीवन से मुझे डिवोर्स दिलवा दी। मेरी सास ने उन्हें सारे पैसे दे दिए और फिर मम्मी पापा मुझे अपने साथ लंदन लेकर आ गए थे। मेरे मम्मी पापा का कहना है कि अब हम तुम्हें कभी किसी के पास नहीं भेजेंगे, ना तुम्हारी शादी करेंगे। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हम तुम्हें हमेशा अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि हम आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, और अब तो जो हमारी बेटी के साथ हो चुका है उसके बाद तो हम किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं रहे। मैं अब लंदन में ही अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और अपनी पुरानी जैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे सुकून मिला है और मैं सोचती हूँ कि अगर लाचार लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी लाचार बेटियों को अपने पास रखें। ऐसे दरिंदों के हवाले ना करें जो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनको और ज़्यादा कमज़ोर बना दें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।